Good morning everyone, this is Nishant sir and today we are going to study geography of class 8 and the chapter would be chapter 1 resources. Alright, we'll start chapter 1 of class 8 SST, that is the geography section, and the chapter name is resources. Alright, so तो आज जो है हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, ज्योग्राफी का, जो कि क्लास 8 का पहला चैप्टर है ज्योग्राफी में, ठीक है। ये एसएसटी मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है, घर में सुरक्षित होंगे, फैमिली के साथ अच्छे होंगे, टाइम स्पेंड कर रहे होंगे फैमिली के साथ, ठीक है। हम लोग को एक साथ मिलकर कोरोना को जो खत्म करना है, ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़े तभी घर से बाहर निकले, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा घर में अंदर रहें, ठीक। अपने हाथों को हमेशा वॉश करें, क्लियर है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, ठीक, साफ सुथरा बना रखें, क्लियर। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं जिसका नाम है चैप्टर 1 रिसोर्सेज, यानी संसाधन, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं संसाधन, ठीक है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस चैप्टर में टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। पहला टॉपिक जो है हम इसमें पढ़ेंगे क्या है, व्हाट इज रिसोर्स, ठीक है। दूसरा चैप्टर दूसरा टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में हो गए नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स, ऑलराइट। और उसके बाद दूसरा हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधन के कितने कैसे क्लासिफाई, कैसे कैसे अलग अलग प्रकार उसके बनाए गए हैं, ठीक है। तो किस किस बेसिस पे जो है डिवीजन किया गया हमारे रिसोर्सेज को, संसाधन को, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, यानी कि कहाँ से वो निकलता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि उसका डेवलपमेंट कहाँ तक हो चुका है, कैसे डेवलपमेंट होगा उसका, ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, रिन्यूएबिलिटी मतलब दोबारा वो प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। तो नेक्स्ट तुम्हारा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हुआ है हमारे संसाधनों का, क्लियर। हमारे अर्थ पे जो है या इंडिया में अगर बात की जाए तो कैसे कैसे जो है रिसोर्सेज को डिवाइड किया, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, कहाँ कहाँ पे नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज तो सारे हो गए। उसके बाद ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। और लास्ट टॉपिक हमारे इस चैप्टर का वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। ये सारे हमारे चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, क्लियर। तो पहला जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का वो क्या है, रिसोर्स, व्हाट इज रिसोर्स, संसाधन आखिर होते क्या है, ठीक है। तो संसाधन वो सारे चीजें हैं एनवायरनमेंट में जो हमें अवेलेबल, जो नेचर से होती है, वो सारी चीजें जो हमें नेचर ने प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है, जिससे हम जिससे अपने नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, नीड्स को पूरा करते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें, वो सारे मटेरियल्स जिससे हम अपने नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं रिसोर्सेज या फिर संसाधन। इसको नोट डाउन कर लो। ऑल दो रिसोर्सेज और ऑल दो मटेरियल्स that are available in our environment ठीक है। ऑल दो मटेरियल्स दैट आर अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट टू सेटिस्फाई आवर नीड्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज, ठीक है। जो भी चीज हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है, उसको हम बोलते हैं रिसोर्सेज, ठीक है, संसाधन। एग्जाम्पल जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, लैंड हो गया,
वेजिटेशन हो गया हमारा, एनिमल्स हो गया, ठीक है। तो ये सब नेचुरल है सारे, ठीक है। और ये सारे क्या है, एक रिसोर्स के रूप में हमारा काम करते हैं, क्लियर। तो ये सारे क्या है, एक रिसोर्स है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया हो तुम लोगों को, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, इस वाले पॉइंट को, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, व्हेन डू दिस मटेरियल्स प्रोवाइडेड बाय नेचर एक्चुअली बिकम्स अ रिसोर्स। यानी कि हम कब मान सकते हैं कि जो हमारे नेचर ने हमें जो चीजें दी हैं, ठीक है, उसको हम लोग कब एक यूजफुल रिसोर्स मानेंगे, ठीक है। तो दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे नेचर के द्वारा दिए गए चीजों को यूजफुल बनाने में, ठीक है। एक है हमारा टेक्नोलॉजी और दूसरा है टाइम। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैंने क्यों लिया कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई चीज अवेलेबल है, जैसे रॉ पेट्रोलियम निकला, ठीक है, डीप इनसाइड द अर्थ से हमारा रॉ पेट्रोलियम निकला, कच्चा तेल निकला। अब उस कच्चे तेल का इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे, जब तक उसको मशीन के द्वारा यानी किसी टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको रिफाइन नहीं किया जाएगा, तब तक जो है उसको हम लोग केरोसिन में, पेट्रोल में या डीजल में या वैक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब तक वो रिफाइन नहीं होगा किसी टेक्नोलॉजी के द्वारा, तब तक उसका इस्तेमाल जो हम लोग नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे इनफैक्ट, ठीक है। तो वो सारी मटेरियल्स जो हमें नेचर के द्वारा मिलती हैं, ठीक है, और उसको यूजफुल बनाने में जब टेक्नोलॉजी और टाइम का हाथ आता है, ठीक है, जब टेक्नोलॉजी और टाइम दोनों लगाया जाता है उस पर, उसको एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाने में, तभी जो है हम मानते हैं कि एक प्रोडक्ट जो है यूजफुल हो चुका है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी और टाइम, ये दोनों चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये दोनों फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एक रिसोर्स को एक यूजफुल, किसी भी एक मटेरियल को यूजफुल रिसोर्स बनाने में, ठीक है। उसी तरह हम इंसान भी जो है, we humans also play an important role as a resource. How? Because the machine which have been set up to convert the raw material into a useful product, you know, जब तक हम लोग उस मशीन को चलाना नहीं जानेंगे, until we know how to use that technology, use that machine, we cannot convert that raw material into a useful petrol, diesel और kerosene. और जब तक हम लोग उस टेक्नोलॉजी, उस मशीन को उसका इस्तेमाल करना नहीं जान पाएंगे, ठीक है। और वो कौन बनाएगा, वो हम ही बनाएंगे मशीन, और हम ही उसका इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो जब तक उसका इस्तेमाल करना हम लोग को नहीं आएगा, ठीक है, तब तक उस पेट्रोलियम जो रॉ मटेरियल निकलता है, जो रॉ पेट्रोलियम निकल रहा है, उसको यूजफुल कन्वर्ट में नहीं कर पाएंगे, तब तक उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो हम इंसान भी जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एक टेक्नोलॉजी को चलाने में, ठीक है। उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, एक रॉ मटेरियल को एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाने में, क्लियर। तो वी ह्यूमंस ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, ठीक है, किसी भी मतलब एक रिसोर्स की तरह। तो टेक्नोलॉजी एंड टाइम आर द टू मेजर फैक्टर्स विच डिटरमाइन अ मटेरियल प्रोवाइडेड बाय नेचर टू बी अ रिसोर्स, ठीक है। यानी कि जब तक टेक्नोलॉजी एंड टाइम जो है, दो फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि एक नेचर के द्वारा किए गए रॉ मटेरियल्स को यूजफुल प्रोडक्ट में बनाने के लिए, ठीक है। ह्यूमन बींग्स आर ऑफ देमसेल्व्स और रिसोर्स, ठीक है। यानी कि एक, जैसा मैंने बताया था कि जो ह्यूमंस हैं वो भी एक रिसोर्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं वो ह्यूमंस, ठीक है, और वो ह्यूमंस जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक रॉ मटेरियल को यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। द नॉलेज एंड स्किल ऑफ ह्यूमंस मेक दी रिसोर्सेज यूजफुल। यानी कि जो हमारा स्किल होता है, जो हमारा नॉलेज होता है उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है, तभी जो है एक प्रोडक्ट जो है, एक रॉ मटेरियल जो है वो एक यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाता है, ठीक है। तो ये क्लियर है तुम लोगों का टॉपिक, व्हाट इज रिसोर्स, और ये एक रिसोर्स जो है, एक मटेरियल जो है कैसे एक यूजफुल रिसोर्स में कन्वर्ट होता है, क्लियर। तो आई होप ये तुम लोग को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। कोई भी डाउट्स हो तुम लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है, मैं उसका रेजोल्यूशन दे दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। तब तक इसको फिलहाल इस जो चीज लिखा हुआ है इसको एक बार नोट डाउन कर लो। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट ऑफ द टाइम ये आता ही आता है, तो एक बार नोट डाउन कर लो उसको, ठीक है। और एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा प्यार हम लोग को देते रहिएगा।
इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। हो गया? Shall I rub this? Alright. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है हमारा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, यानी कितने प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, मैं एक टेबल बनाता हूँ। ठीक है, टेबल से तुम लोग समझना, क्लियर? Natural resource, human made और human resource। ठीक है, तो ये है हमारा नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। क्लियर? उसी तरह क्लासिफिकेशन का भी बना लो। ये तो हो गया तुम्हारे रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज का। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन का भी एक और टेबल बना लो तुम लोग। इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे तीनों को। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में पहला ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, फिर दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, ये दिख रहा है ना तुम लोगों को। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, क्लियर? उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? तो ये हमारा रिसोर्सेज का कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। उसी तरह क्लासिफिकेशन का भी है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये टेबल बना लो तुम लोग। ठीक है, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, अभी पढ़ेंगे इसका आगे। Alright, so our next topic would be types of resources. Alright, and the first part is natural resource. We have done this topic, so now we are on this and natural resources. Alright, so the first category of types of resource is natural resource. So all those resources, all those materials, all those things such as land, air, water, soil, minerals, vegetation and fossils that are provided by nature to us are called a resource. Alright, or we can say natural resource. जो वो सारी चीजें environments मतलब things, useful materials, all those natural useful materials such as land, air, water, soil, minerals, vegetation and fossils that are provided to nature by us, that are provided by nature to us are called natural resources. Alright, so ये सारी चीजें जो है क्या कहलाती है? नेचुरल रिसोर्स कहलाती हैं। ठीक है, एक प्राकृतिक संसाधन। क्लियर है? अब ये जो संसाधन हमें मिला हुआ है
इसका यूज जो है दो प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, या दो प्रकार से हम लोग करते हैं। क्लियर? पहला अगर बताया जाए, अगर पहला देखा जाए तो हमारा यूज जो जाता है डायरेक्ट यूज, उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल एक डायरेक्टली कर सकते हैं हम लोग। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो रिसोर्सेज हमें मिला हुआ है उसका इस्तेमाल हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो एक है हमारा डायरेक्ट यूज, ठीक है, दूसरा हमारा इनडायरेक्ट यूज। क्लियर? वो सारे मटेरियल्स, वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज जिनमें हम लोग कोई बिना किसी मॉडिफिकेशन के जो है हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, बिना मॉडिफिकेशन और बिना प्रोसेसिंग के हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट यूज करने वाले रिसोर्सेज। जैसे अगर बात की जाए लैंड की, एयर की, वाटर की, ठीक है, तो वो सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, फ्रूट्स की, नेचुरल जो वेजिटेशन है, ठीक है, वो सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल डायरेक्टली कर सकते हैं, उसमें कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। बट उसी जगह पे अगर मिनरल्स ले लिया जाए, मिनरल्स, ठीक है, जिसको पहले उसको सेपरेट करना पड़ता है ओर से, ठीक है, कच्चे चीजों से, कच्चे जो मटेरियल्स होते हैं उसको वहां से पहले निकालना पड़ता है, जिसको हम लोग ओर्स कहते हैं, कच्चा मटेरियल, उसको वहां से पहले रिफाइन करना पड़ता है, तभी जो है हम मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गए सारे, ये क्या हो गया, जैसे फ्रूट्स हो गए, लैंड हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, ये सारे क्या है डायरेक्ट यूज करने वाली चीजें हैं, ठीक है। उसी तरह जो मिनरल्स हो गया, मिनरल्स को पहले हमें रिफाइन करना पड़ता है और से उसको, ठीक है। जैसे क्रूड मटेरियल, जैसे कच्चा पेट्रोलियम निकलता है हमारा, उसको पहले जब तक हम लोग प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, जब तक उसको रिफाइन नहीं करेंगे टेक्नोलॉजी के यूज से, जब तक उसको प्योर हम लोग यूजफुल मटेरियल जैसे पेट्रोल, डीजल और किरोसिन जब तक कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक जो है उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं, तो वो हम लोग डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं, इनडायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज वो सारे क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड अस रॉ मटेरियल्स, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और उस रॉ मटेरियल्स को जो है हम लोग कन्वर्ट करते हैं एक यूजफुल प्रोडक्ट में। क्लियर? और उस यूजफुल प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग, या तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल से, ठीक है। और उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करते हैं हम लोग, ह्यूमन स्किल्स और नॉलेज के हिसाब से। तो हम भी एक रिसोर्स हो रहे हैं, और जो टेक्नोलॉजी लगा वो भी एक रिसोर्स हो रहा है, एक रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करने के लिए एक यूजफुल प्रोडक्ट में, ठीक है, ह्यूमन कंजम्पशन के बनाने लायक। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, जो कि हमारा कैसे कैसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे कौन सा प्रोडक्ट जो है इस्तेमाल होता है। अब प्लेसेस जो रॉ मटेरियल्स मिलता है, हर एक जरूरी नहीं कि जो भी हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं उसका हम लोग इस्तेमाल कर ही लें, ठीक है। ऐसा भी होता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी, कुछ रॉ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जो हमें अर्थ के सरफेस में मिल जाते हैं, ठीक है, मतलब ज्यादा हमें खुदाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो उसका इस्तेमाल जो हम लोग काफी इजिली कर सकते हैं। बट वही कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो डीप इनसाइड द अर्थ होते हैं, बहुत ज्यादा गहराई के अंदर होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है तब वो निकलता है, ठीक है। और कुछ अर्थ के इनसाइड हमारे ऐसे भी मिनरल्स हैं जिसका हम लोग कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जो बहुत ही ज्यादा गहराई में अंदर है, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज का प्रेजेंट होना वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम लोग उसका इस्तेमाल कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा द यूटिलिटी ऑफ एनी नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। तो हम लोग रिसोर्सेज को कब इस्तेमाल कर पाएंगे और कब नहीं कर पाएंगे, इस चीज से जो है हमारा चार चीजें निकलती हैं, चार चीजें बहुत ज्यादा डिटरमाइन करती हैं। यूटिलिटी मतलब उसका इस्तेमाल, ठीक है, एक रिसोर्स का इस्तेमाल। द यूटिलिटी ऑफ एनी नेचुरल रिसोर्स इज डिटरमाइंड, यानी कि अगर हम लोग एक रिसोर्स का इस्तेमाल करें तो वो किस चीज पे डिपेंड करता है। पहला है हमारा द फॉर्म इट अकर्स, यानी किस फॉर्म में अकर है, क्या वो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं हम लोग या फिर इनडायरेक्टली हमें पहले रिफाइन करना पड़ेगा तब इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है। द प्लेस वेयर इट अकर्स, इसका कहने का मतलब ये है कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है, सरफेस ऑफ द अर्थ पे प्रेजेंट है या डीप इनसाइड द अर्थ प्रेजेंट है। क्लियर? एफर्ट्स नीडेड टू प्रोसेस इट, यानी कि कौन से मिनरल्स को प्रोसेस करने में कितना एफर्ट लग रहा है। जैसे जो डीप इनसाइड द अर्थ है, बहुत ज्यादा अंदर धरती के अंदर है, तो उसको हम लोग काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है निकालने के लिए, ठीक है, उसको प्रोसेस करने के लिए, उसे रिफाइन करने के लिए, उसको फिर यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। उसी तरह जो हमारे
डायरेक्ट चीजें हो गया, जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, ठीक है, लैंड हो गया, उसका हम लोग इजिली इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें ज्यादा कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर? जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें धरती के ऊपर मिल रहा है या धरती के ऊपर या फिर ज्यादा हमें खुदाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो उसमें कम मेहनत लग रहा है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब यही है कि कितना मेहनत किसी भी नेचुरल रिसोर्स को प्रोसेस करने में लगता है। चौथा है द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग इट, यानी कि कितना खर्च हमारा आता है उस नेचुरल रिसोर्स को प्रोसेस करने में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने मान लो एक पेड़ लगाया है, ठीक है, एक फल का पेड़ लगाया, क्लियर, उसमें से एक फल निकला, तो उसमें मुझे ज्यादा पैसा खर्च नहीं आएगा। क्लियर? उसी तरह अगर मुझे कोई कोयला निकालना हो, मुझे हीरा निकालना हो, चांदी निकालना हो या फिर डायमंड निकालना हो, तो मुझे उसके लिए काफी ज्यादा खुदाई करनी पड़ेगी जमीन में। ठीक है, बहुत सारे लेबर्स लगाने पड़ेंगे। क्लियर? बहुत सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। उसी तरह अगर हम लोग कच्चे पेट्रोल हम लोग निकालते हैं धरती के अंदर से, तो उसमें बहुत सारे लेबर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगते हैं, इन्वेस्टमेंट लगता है, पैसा लगता है। ठीक है, हमें उसका वैसा पर्याप्त जमीन की पहले हमें जमीन ढूंढना पड़ता है कहाँ पे अवेलेबल हो सकता है। तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा पैसा खर्च आता है। तो किसी भी एक रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए उसका पैसा भी कितना खर्च हो रहा है उसमें, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये चीजें जो है किसी भी एक रिसोर्स के यूटिलाइजेशन के तहत से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। क्लियर? तो ये चीजें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में। क्लियर? तो आई होप ये आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो गया होगा। क्लियर? कोई भी सवाल हो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार नोट डाउन कर लो उसको। तो पहला टॉपिक था हमारा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो उसी तरह क्या होता है, जो क्लासिफिकेशन होता है रिसोर्सेज का, इसी बेसिस पे जो हम लोगों ने क्या किया, रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया अलग अलग ग्रुप्स कैटेगरीज में। जैसे हमारा ये टॉपिक दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। और जो पहला टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन मतलब कहाँ से वो पैदा होता है। ठीक है, ओरिजिन मतलब कहाँ से वो निकलता है, कहाँ से वो आता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की बात की है तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, बायोटिक एंड अबायोटिक। क्लियर? बायो मीन्स लाइफ, बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ। तो यानी कि वो बायोटिक रिसोर्सेज वो सारे रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे ऐसे चीजों से आते हैं जिनके पास लाइफ होती है। ठीक है, ऑल दोज रिसोर्सेज विच हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। क्लियर? It includes plants and animals like forest, agriculture crops, wild animals and domestic animals। यानी कि वो सारे रिसोर्सेज जो हमें ऐसे चीजों से मिलती है जिनके पास लाइफ होती है। ठीक है, वो सारे क्या कहलाते हैं, हमारे बायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। ठीक है, विच हैव लाइफ इन देम। तो ऐसे जैसे एग्जाम्पल्स हो गया, प्लांट्स, एनिमल्स हो गए, डोमेस्टिक एनिमल्स हो गए, एग्रीकल्चर क्रॉप्स हो गए। क्लियर? तो ये सारे हमारे होते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, दीज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एक बात और याद रखना कि ये जो रिसोर्सेज है तो कभी खत्म नहीं हो सकते हैं, वो रिन्यूएबल है, वो दोबारा हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, हमारे बायोटिक रिसोर्सेज में एक और भी चीज क्या होती है इम्पोर्टेंट, कि वो उनके पास कैपेसिटी होती है कि वो दोबारा रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, इसलिए इसको बोला गया है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और वो इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज भी इसको कह सकते हैं, यानी कि वो जल्दी खत्म नहीं हो सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारा बायोटिक रिसोर्सेज, दो रिसोर्सेज विच हैव लाइफ इन देम एंड विच हैव द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस एंड आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज एज वेल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बायोटिक रिसोर्सेज। दूसरा हमारा है अबायोटिक रिसोर्स। दूसरा हमारा क्या है, अबायोटिक रिसोर्स। तो ऑल दोज रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम द फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि जो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है, ठीक है, जहां से हमें जो चीजें मिलती हैं और जिसमें लाइफ नहीं होती, ठीक है, वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, वो उसको हम कहते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल जो लैंड है, एयर है, वाटर है, मिनरल्स है, फॉसिल्स है, ठीक है, ये सारे कैसे हैं, सारे अबायोटिक रिसोर्सेज में इंक्लूड होते हैं।
और एक और चीज अबायोटिक रिसोर्सेज की होती है कि ये जो रिसोर्सेज हैं वो उनके पास कैपेसिटी नहीं होती कि वो दोबारा रिप्रोड्यूस हो सकें। ठीक है, अगर इसका एक्सेसिव इस्तेमाल, एक्सेसिव करने का मतलब है अगर इसको बिना सोचे समझे अगर इस्तेमाल करें इसका जरूरत से ज्यादा, ठीक है, तो ये खत्म हो सकते हैं। यानी कि ये एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसको एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज भी कह सकते हैं। इन रिसोर्सेज का जो डिमांड है, जैसे मिनरल्स हो गए, ठीक है, इन लैंड हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो है हम अपने डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री यानी कि इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज का। क्लियर? तो ये हो गया हमारा बायोटिक, ये हो गया अबायोटिक रिसोर्सेज। क्लियर? आई होप you have understood this both the topics. Alright, so please note it down this. I hope you all are liking the videos. Please keep sharing and subscribe this channel. नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, कोई भी तुम्हें वर्ड समझ नहीं आया हो इसमें, कोई भी तुम्हें लाइन समझ नहीं आई हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें तुम लोग डाल सकते हो। ठीक है, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। सो क्लास, वी आर नाउ स्टडिंग the second topic, that is on the basis of development. So all the resources which are available on the basis of development. All right, potential resource, potential means क्षमता। ठीक है, क्षमता वाले संसाधन, those resources whose total available quantity is not known at present। ठीक है, however can be used in future is called potential resources। वो सारे संसाधन जिसकी पोटेंशियल क्वांटिटी और क्वालिटी हमें मालूम नहीं है, बट फ्यूचर में जो है उसकी क्वांटिटी सर्विस करके, ठीक है, हम उसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, वो सारे रिसोर्सेज जो अभी उसके बारे में पता नहीं है, बट फ्यूचर में जो है हम वहां पे पता कर सकते हैं कि वहां पे रिसोर्सेज हैं। ठीक है, और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो सारे रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज कहलाते हैं। क्लियर? नीड डिटेल सर्विस फॉर इट्स क्वालिटी एंड क्वांटिटी, बट हमें पता नहीं है अभी। ठीक है, बट अगर हम सर्वे करेंगे अच्छे से हम लोग टेस्टिंग करेंगे तो हम क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में तो हम उसको जान सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर में। तो उन सारे रिसोर्सेज को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, वो सारे रिसोर्सेज जिनके बारे में हमें अभी मालूम नहीं है, बट फ्यूचर में हम लोग जो उसका पता कर सकते हैं डिटेल सर्विस करके। ठीक है, ऑल दोज रिसोर्सेज विच आर नॉट नोन एट प्रेजेंट बट इन फ्यूचर कैन बी नोन बाय अ डिटेल सर्विस ऑफ इट्स क्वालिटी एंड क्वांटिटी आर कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्सेज। ऑलराइट, तो एग्जाम्पल अगर इसकी बात की जाए पोटेंशियल रिसोर्सेज की, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका में जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। ठीक है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की। ठीक है, और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की जो कंसेप्ट वो क्या कहती है कि किस ऊंचाई से जो है पानी गिर रहा है। ठीक है, कितनी स्पीड से गिर रहा है पानी वहां पे। क्लियर? वाटरफॉल्स कितने हैं वहां पे, तो बहुत ज्यादा ये सब चीजें डिटरमाइन करती है। ठीक है, हाउएवर जो अफ्रीका में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जो पोटेंशियल है, ठीक है, वहां पे उस चीज का इस्तेमाल अभी नहीं किया जा सका है, क्योंकि वहां पे टेक्नोलॉजी जो है अवेलेबल नहीं है। यानी कि हमें पता है कि वहां पे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, बट हमारे पास वैसे टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है कि हम लोग उस पोटेंशियल का इस्तेमाल कर सकें। क्लियर? तो उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। ये सारे पोटेंशियल रिसोर्सेज का एग्जांपल जैसे साउथ अफ्रीका में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का प्रोजेक्ट। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्सेज, यानी कि एक्चुअली नाम जिससे हमें सजेस्ट करता है एक्चुअल और डेवलप्ड, यानी कि हो चुका है, एक्चुअल में है और या फिर हो चुका है डेवलप। ठीक है, तो दो रिसोर्सेज विच हुज टोटल क्वांटिटी एंड क्वालिटी आर नोन। ठीक है, वो सारे रिसोर्सेज जिसकी टोटल क्वालिटी और क्वांटिटी हमें पता है, वो सारे क्या कहलाते हैं? हमारे एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए नीदरलैंड्स में, तो जो हवाएं चलती थी 200 साल पहले, बहुत तेज स्पीड में हवाएं चलती हैं, विंड ब्लो करती हैं। ठीक है,
वो हमारी पोटेंशियल है उसके पास जनरेट करने की, ठीक है, विंड एनर्जी, उसको जो उसकी जो विंड है उसको हम लोग इस्तेमाल करके जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो जो विंड्स 200 साल पहले बहते थे बहुत तेज हवाओं से, ठीक है, तो उस पर हमने क्या किया कि विंड मिल्स लगा दिए। विंड मिल्स लगा के क्या किया, उस एनर्जी का हमने सिंथेसाइज किया, उस एनर्जी का इस्तेमाल हमने किया विंड का, और हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो अभी भी नीदरलैंड्स में जो है, नीदरलैंड्स जो कंट्री है, ठीक है, वहां पे बहुत सारे ऐसे विंड मिल्स हैं जो विंड्स का इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। हमारे अगर बात की जाए तमिलनाडु में, केरला में, तो वहां पे भी कई जगहों पे हमारे विंड एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, विंड्स का इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेज एंड एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्सेज, ठीक है। तो होप ये क्लियर हो गया वो टॉपिक आपको कि पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है, और एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो दोनों टॉपिक्स को। हम आगे बढ़ते हैं उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी पे। आई होप तुम लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, क्लियर। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसके बेसिस पे रिन्यूएबिलिटी रिसोर्स यानी कि रिप्रोड्यूस, ठीक है, रिन्यू यानी कि दोबारा नया बना देना उसको, क्लियर। तो पहला जो इसमें हमारा आता है वो क्या आता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि वो सारे रिसोर्सेज जिसका इस्तेमाल हम लोग दोबारा बनाकर कर सकते हैं नेचुरली, या फिर फिजिकल प्रोसेस के द्वारा, या मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा, या केमिकल प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। अगर हम किसी चीज को दोबारा बना सकते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, उन सारे रिसोर्सेज को हम लोग बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड बाय रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, यानी कि रिप्रोड्यूस करके अगर हम दोबारा किसी चीज को दोबारा बना सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। उसी तरह हम लोग जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसको दोबारा कैसे बना सकते हैं, केमिकल प्रोसेस के द्वारा, फिजिकल प्रोसेस के द्वारा और मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। तो वो सारे कहलाते हैं हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बात की जाए सनलाइट की, एयर की, ठीक है, वाटर की, लैंड की, तो ये सारे क्या हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसको अब देखो, ये जो रिसोर्सेज है हमारे, ठीक है, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज सनलाइट, एयर, ये हमारे दोबारा ये इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, यानी कि ये हाल फिलहाल में कभी खत्म नहीं हो सकते हैं। इनएग्जॉस्टेबल मतलब कभी खत्म नहीं होने वाले, ठीक है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम लोग इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज भी कहते हैं, ठीक है। और जो बायोटिक रिसोर्सेज था वो भी हमारा क्या होता है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स होता है, बशर्ते उसमें ये हो जाता है कि जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो उसको गंदा कर देती हैं, ठीक है। जैसे अगर किसी नदी के पानी की बात की जाए तो हम लोग उसको दोबारा हम लोग फ्रेश कर सकते हैं। अगर गंदा हो जाए तो दोबारा हम लोग फ्रेश कर सकते हैं, बट क्या हो रहा है कि वो गंदा हो रहा है, ठीक है, वो दोबारा इस्तेमाल करने लायक नहीं हो सकता है। बट अगर हम लोग चाहें फिजिकली तो उसको दोबारा क्लीन कर सकते हैं, ठीक है, केमिकल प्रोसेस के द्वारा या फिजिकल प्रोसेस के द्वारा, मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा हम दोबारा उसको साफ कर सकते हैं किसी कहीं का पानी, ठीक है। तो वो सारे वो भी क्या होते हैं, एक बायोटिक रिसोर्सेज भी जो है रिन्यूएबल रिसोर्स के अंडर में काउंट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्लियर। अब है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्लियर। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे उसका उल्टा है रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि हम उसको दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारा फॉसिल्स हो गया, मिनरल्स हो गया, ठीक है। तो रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज whose quantity is limited and fixed, ठीक है, यानी कि वो सारे रिसोर्सेज जिसकी क्वांटिटी लिमिटेड है या फिर फिक्स्ड है, वो कभी भी खत्म हो सकते हैं एक्सेसिव यूज के द्वारा, ठीक है। तो वो सारे रिसोर्सेज जिसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ही ज्यादा सोच समझ के करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी क्वांटिटी फिक्स्ड है, उन सारे रिसोर्सेज को हम लोग बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज या फिर एग्जॉस्टेबल मतलब खत्म हो जाने वाले, ठीक है। एग्जॉस्टेबल मतलब खत्म हो जाने वाले, ठीक है। तो
जैसे अगर हम लोग ज्यादा इस्तेमाल, एक्सेसिव इस्तेमाल करें किसी भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का, तो अल्टीमेटली एक दिन खत्म होना ही होना है। ठीक है, तो हमें जो है नेचुरल रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हमेशा जो है अपने यूज के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि फ्यूचर की जनरेशंस और प्रेजेंट की जनरेशंस उसका सही तरीके से यूज कर सके। क्लियर? तो ये है हमारा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसको आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया हो तुम लोगों को। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लो तुम लोग। यहाँ पे फॉसिल मिनरल्स। ठीक है, तो इसको एक बार लिख लो। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, मैं बता देता हूँ आप लोग को। बता दो उसको, लिख लिया? ये कोई भी डाउट हो तुम लोग पूछ सकते हो दोबारा कमेंट सेक्शन में डालकर। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है? बटा हुआ होना। ठीक है, बढ़ जाना। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया है तो हमारे दो तरह के रिसोर्सेज पाए जाते हैं। पहला है यूबिक्विटस, UBI, QUI, यूबिक्विटस, एंड दूसरा है लोकलाइज्ड। ठीक है, दूसरा क्या है? लोकलाइज्ड। यूबिक्विटस रिसोर्सेज वो सारे रिसोर्सेज होते हैं जो हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज विच आर फाउंड एवरीवेयर, जैसे सनलाइट हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, वो हमें हर जगह पाए जाएंगे। ठीक है, उनको बोलते हैं हम लोग यूबिक्विटस रिसोर्सेज, हर जगह पाए जाने वाले। क्लियर? दूसरा हमारा लोकलाइज्ड, एग्जाम्पल है इसका सनलाइट, एयर। ठीक है, दूसरा हमारा लोकलाइज्ड। which are found in a particular area. ठीक है, वो सारे रिसोर्सेज जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं क्रूड पेट्रोलियम, गोल्ड, कोल। ठीक है, वो सारे रिसोर्सेज जो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर पाए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। ठीक है, और वो सारे रिसोर्सेज जो हमें हर जगह पाए जाते हैं, जैसे सनलाइट हो गया, एयर हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं यूबिक्विटस रिसोर्सेज, हर जगह पाए जाने वाले। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाले रिसोर्सेज। ठीक है, तो हमने जो है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज का जो नेचुरल रिसोर्स है और उसका क्लासिफिकेशन जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। क्लियर? इसको भी नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, और उसके बाद हमारा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल बी स्टडीइंग इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ऑलराइट, सो ऑल दोज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एज द नेम सजेस्ट, जैसे नाम बताता है कि ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए संसाधन। ठीक है, द रिसोर्सेज विच आर मेड बाय ह्यूमंस यूजिंग देयर स्किल्स एंड नॉलेज आर कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। यानी कि वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके जब हम किसी एक यूजफुल रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं अपने स्किल्स और नॉलेज का इस्तेमाल करके, उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे कोई टेक्नोलॉजी है, जैसे मशीन है कोई। ठीक है, मशीन वो कैसे चलेगा जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं होगा, जब तक हमारे पास स्किल्स नहीं होगा। ठीक है, और उसको बनाने वाला जो होगा उसके बाद भी जाहिर सी बात उसका नॉलेज और स्किल्स होगा, तभी उसने उसको बनाया है। क्लियर? सारे रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके उसने एक मशीन बनाई, तो मशीन जो हो गया एक ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गया।
क्लियर। और जो ह्यूमन है वो ह्यूमन तो हमारा नेचुरल रिसोर्स ही है, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो ह्यूमंस अपने स्किल्स और नॉलेज का इस्तेमाल करके किसी भी एक यूजफुल चीज को बनाते हैं, ठीक है, ह्यूमंस के यूज के लिए, उसको बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी, ठीक है, रोड्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, मशीन्स हो गया, एक्सेट्रा। जो गाड़ियां हैं वो भी हमारी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है, ठीक है। तो क्लियर हो गया तो टॉपिक ये वो सारे रिसोर्सेज जिसका जो हमारे हम ह्यूमंस, ठीक है, अपने स्किल्स और नॉलेज का इस्तेमाल करके एक यूजफुल चीज में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक है। जैसे हमारा एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ टेक्नोलॉजी, रोड्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा, ठीक है, वही ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स की बात की जाए तो हम जो ह्यूमंस हैं वो एक सबसे बड़ा रिसोर्स माने जाते हैं इस अर्थ पे, ठीक है। हम ह्यूमंस जो हैं एक बहुत ही बड़ा रिसोर्स माने जाते हैं इस अर्थ पे, क्लियर। In the sense that we have the skills, we have the knowledge, we have the potential to convert raw materials or a not so useful material into a useful material which can be used by a human or which can be useful for the human consumption, ठीक है। तो हम जो इंसान हैं, ह्यूमंस हैं, वो सबसे बड़े एक रिसोर्स माने जाते हैं इस धरती के लिए, ठीक है। हम ही जो है सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं नेचर के द्वारा, उसका इस्तेमाल करके जो है उसको एक यूजफुल थिंग में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास ही जो है वो नॉलेज है, वो हमने डिस्कवर किया खुद से, ठीक है। हमारे एंशिएंट टाइम से ले लो कि हम इंसानों ने जो है फायर जलाने का, जो आग है उसको जलाने का हमने तरीका सीखा, ठीक है, उसका इस्तेमाल करने का तरीका सीखा। जैसे फार्मिंग हो गई, क्रॉप्स को उगाने का तरीका सीखा, ठीक है। तो सारे हमें तो नेचर के द्वारा हमें चीजें मिली गई थी, रॉ मटेरियल्स हमें मिली गई थी, ठीक है। बट उसका असली जो इस्तेमाल करना किसने सीखा? हमने सीखा। और उस सीख से जो है, उस नॉलेज से जो है हमने उस रॉ मटेरियल्स को एक यूजफुल थिंग में कन्वर्ट करने का सीखा हमने, ठीक है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि हम ह्यूमंस जो है एक बहुत ही बड़ा एक नेचुरल रिसोर्स कह सकते हैं अपने आप को, ठीक है, जिसने एक रॉ मटेरियल्स को एक यूजफुल थिंग में कन्वर्ट होने का तरीका समझा और उसको बनाया, क्लियर। तो ये हो गया हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, क्लियर। तो ये हमारा 2 टॉपिक खत्म हो गया। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो बचता है वो हमारा बचता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज संसाधन जो है उसका कंजर्वेशन कैसे करना चाहिए ताकि हमारे आने वाले जनरेशंस और हम खुद। ऑलराइट, तो हम लोग लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हम लोग शुरू करते हैं जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्व मतलब बचा के रखना। कंजर्व मतलब क्या होता है? बचा के रखना, और इंग्लिश में सेव, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कहने का मतलब ये है कि हम अपने रिसोर्सेज को जो है केयरफुली इस्तेमाल करें, ठीक है, एक्सेसिव इस्तेमाल न करें, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल न करें, क्लियर, और उसको वेस्ट ना करें, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं संसाधन को बचाना। यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली एंड नॉट वेस्टिंग देम, यानी कि हम लोग जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें दिया गया है नेचर के द्वारा, उसको हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और जितनी जरूरत है उतना ही इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं संसाधन को बचाना, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्लियर। अब देखो इसमें क्या था कि जो पहले जमाने के लोग थे, जो एंशिएंट टाइम्स में क्या था कि उतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, लोगों की इतनी ज्यादा नीड्स नहीं थी, ठीक है, उतनी ज्यादा उनकी नीड्स नहीं होती थी, क्लियर, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम होता था, ठीक है। तो वो ज्यादातर जो लोग थे वो ज्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंडेंट रहते थे, क्लियर। तो उस समय उतना जरूरत नहीं पड़ता था रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए, क्योंकि उनका एक्सेसिव इस्तेमाल ही नहीं होता था, उनका पॉपुलेशन लिमिटेड था, तो जरूरत उनको पड़ती नहीं थी, ठीक है। जो भी चीज चाहिए होता था उनको फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से मिल जाता था, ठीक है। तो जो बाकी रिसोर्सेज बचते थे उसका कंजर्व करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बट क्या हुआ धीरे धीरे कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लग गया, ठीक है, जैसे जैसे साइंस डेवलप हुआ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा, जैसे जैसे लोगों की डिमांड्स बढ़ी, जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसका बहुत ज्यादा एक्सेसिव इस्तेमाल होने लग गया, क्लियर। बहुत ज्यादा इस्तेमाल लोगों ने करना शुरू कर दिया। अब एक ऐसा टाइम पे रियलाइजेशन हुआ कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो एस्टिमेशन किया गया कि आने वाले कुछ सालों में जो खत्म हो जाएगा, ठीक है।
तब हमें जो है जरूरत पड़ी कि जो रिसोर्सेज जो संसाधन है हमारे उसको कंजर्व करने की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी, ठीक है, ताकि हमारा जो आने वाला फ्यूचर जनरेशन है वो उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सके, उनको भी इस्तेमाल करने का मौका मिल सके। क्लियर? तो इसलिए जो है हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करने की जरूरत पड़ने लग गई थी, ठीक है। अब क्या होता है कि एक हमारा इसमें एक टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सस्टेनेबल मतलब सुरक्षित डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहने का मतलब है कि वो सारा डेवलपमेंट हम लोग करें नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करके, ठीक है, जिसमें हमारे आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है उसके नीड्स को कॉम्प्रोमाइज ना करें और ऐसा डेवलपमेंट करें कि हमारे एनवायरनमेंट को इससे ज्यादा प्रभाव ना पड़े। तो उसको हम लोग वो कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको लिख लो। Does not impact our environment and it should not compromise needs of the future। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड बी डन इन अ मैनर सो दैट इट डज नॉट इम्पैक्ट आवर एनवायरनमेंट एंड इट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द नीड्स ऑफ द फ्यूचर। यानी कि वो डेवलपमेंट जिसमें एनवायरनमेंट को कोई प्रभाव ना पड़े और जो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स है उसको कॉम्प्रोमाइज ना करे। यानी कि उनके कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब है कि उनके लिए भी जो है रिसोर्सेज अवेलेबल हो और वो भी पर्याप्त मात्रा में। क्लियर? तो ये है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर? आगे समझ में तुम लोग इसको नोट डाउन कर लो उसको, ठीक है। अब देखो, क्योंकि अब रिसोर्सेज का जो है बहुत ज्यादा एक्सेसिव इस्तेमाल होने लग गया है, एक हर कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट होने लग गया है रिसोर्सेज, ठीक है, और उससे क्या हो रहा है कि लोगों के बीच में डाइवर्जन आ रहा है। जैसे कि जो रिच है वो बहुत ज्यादा रिच होता जा रहा है, जो गरीब है वो बहुत ज्यादा गरीब होता चला जा रहा है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो बहुत सारे हमारे आज के टाइम पे क्या है, जैसे एजेंडा 21 हो गया, रियो डी जेनेरियो समिट हो गया, इन सब चीजों पे ये सब चीजों है ये समिट किए गए थे ताकि हम लोग जो है जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, रिसोर्सेज जो है, जो डेवलपमेंट जो है वो इस तरीके से करें कि हमारे फ्यूचर्स के लिए, हमारे फ्यूचर जनरेशन के नीड्स कॉम्प्रोमाइज ना हो सके, ताकि हमारा जो फ्यूचर आने वाला जनरेशन है उसके लिए भी रिसोर्सेज पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल हो। ठीक है, हमारे अर्थ को बचाने के लिए, हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बहुत सारे ऐसे समिट पूरे वर्ल्ड ओवर में किया जाता है और बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंट्रीज जो है उसमें पार्टिसिपेट करती हैं कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, बेसिकली वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही होता है। एनवायरनमेंट क्या है, वही सारे रिसोर्सेज जो हमारे अवेलेबल है उस पर। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे हमारे प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए गए, इंडिया में भी लॉन्च किए गए हैं, वर्ल्ड वाइड भी लॉन्च किए गए हैं, ताकि हम लोग एनवायरनमेंट को, अपने रिसोर्सेज को बचा के रखें। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो। तो ये हो गया हमारा एंड ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो रिवाइज कर लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ा इसमें। सबसे पहले हमने पढ़ा था व्हाट इज रिसोर्स, संसाधन क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ा था हमने। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जो पहला टॉपिक था वो क्या था, नेचुरल रिसोर्स। और नेचुरल रिसोर्स के हमारे कैटेगरी में क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या था, नेक्स्ट था हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और थर्ड क्या था हमारा ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, इसको हमने पढ़ा। और लास्ट जो हमारा टॉपिक बचा था वो था कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्स को कंजर्व कैसे करना है। क्लियर, तो ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो। इस चैप्टर के तुम्हें क्वेश्चन जो है और जो क्वेश्चन जो है वो तुम्हें पीडीएफ में लिंक मिल जाएंगे नीचे वीडियोस के नीचे। ठीक है,
वहां से तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर? और वहां से देख सकते हो तुम लोग क्या क्या होमवर्क है और क्या क्या तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस किए गए हैं। क्लियर? तो ये हमारा एंड ऑफ द चैप्टर। ठीक है, आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी तुम्हारा टॉपिक समझ नहीं आया, तुम लोग कमेंट सेक्शन में डाल के हमें बता सकते हो। ठीक है, और एक बार इस चैप्टर को तुम लोग खुद से ही पढ़ लेना। इस चैप्टर का डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिल जाएगा। ठीक है,